हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है स्टेट गवर्नमेंट। और आज जो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ राजस्थान एंड इट्स प्रेजेंट पोजीशन। राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाने से रिलेटेड क्या प्रोसेस है और प्रेजेंट पोजीशन कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं है। एट प्रेजेंट इन राजस्थान में एट प्रेजेंट देयर इज ओनली वन हाउस, केवल एक ही हाउस है और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, विच इज कॉल्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अ प्रपोजल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो प्रपोजल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने से रिलेटेड भेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए या अप्रूव कर दिया जाए। एंड एट प्रेजेंट द प्रपोजल रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड बनाने से रिलेटेड जो प्रपोजल है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के। देयरफॉर द सेकेंड हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और इस वजह से जो सेकेंड हाउस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वो प्रेजेंट नहीं है राजस्थान के अंदर। ओनली आफ्टर बीइंग द एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी उसके बाद जो प्रोसेस है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है स्थिति आज के समय राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। क्यों नहीं है उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। एट प्रेजेंट जो प्रपोजल है आपका फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट। देन अब हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और उनकी फंक्शन एंड पावर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इंक्लूड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको इंक्लूड किया जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो काम करने वाले होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। जैसे कि कानून बनाने का काम जो होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, और कानून को लागू करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है। The Constitution has established a parliamentary form of government in the state also. Constitution ने, संविधान ने parliamentary form of government स्टेट के अंदर भी स्टैब्लिश किया है, यानी कि पार्लियामेंट्री टाइप की जो गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट के अंदर भी है। द गवर्नर इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, और जो गवर्नर है वो सुप्रीम हेड होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, प्रेसिडेंट सुप्रीम हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर जो गवर्नर है वो सुप्रीम हेड होता है। वेयर इज़ द चीफ मिनिस्टर, और वहीं जो चीफ मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक्चुअल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के। जैसे कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो उसके जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक्चुअल हेड होते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स के, और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का एक्चुअल मीन्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर assume his or her office after being appointed by the president. गवर्नर अपने ऑफिस में तब जा सकता है जब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर लेता है। he or she is appointed for a period for 5 year. उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, but he or she can remain in office till his or her successor assumes. और जब तक उसके सक्सेसर assumes करते हैं वो तभी तक अपने ऑफिस में रह सकता है जब तक कि जो उसके सक्सेसर्स हैं वो चाहते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द गवर्नर, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नर को रिमूव कर दे इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टेन्योर ऑफ 5 ईयर, उसके 5 साल पूरे होने से पहले। ही और शी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। इफ़ द गवर्नर विशेज़, और अगर गवर्नर चाहता है कि उससे ही कैन ऑल्सो गिव हिज और हर रेजिग्नेशन बिफोर हिज कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म,
अगर गवर्नर चाहे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है बिना उसके टेन्योर को कंप्लीट हुए। ये 3 कंडीशन बता रखी हैं गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटाने का। या तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है, या उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर वो खुद रेजिग्नेशन दे सकता है अपने पोस्ट से बिना उसके टेन्योर को कंप्लीट हुए। तो ये अपॉइंटमेंट हो गया। तो अगर आपसे पूछे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और टेन्योर कितना है इसका? 5 ईयर। टेन्योर इसका 5 ईयर। फिर आता है हेल्दी। ये हेल्दी ट्रेडिशन फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है? तो कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस डेवलप हैं। certain healthy traditions developed by have taken place in context to appointments of the governor since Indian Constitution was adopted। जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है तब से कुछ हेल्दी ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब पहले से परंपरागत जो तरीका है डेवलपमेंट का, उसके अंदर जो इससे रिलेटेड भी गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कॉन्टेक्स्ट दे रखा होता है और उसके अकॉर्डिंग ही इसको अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट जो तरीका है इसमें, द गवर्नर शुड नॉट बी रेजिडेंट। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो गवर्नर है वो रेजिडेंट मतलब निवासी नहीं होना चाहिए उस स्टेट का विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। यानी कि जिस स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उसका वो निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए राजस्थान के लिए अगर गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है तो जो गवर्नर है वो राजस्थान का निवासी नहीं होगा, वो अदर स्टेट का निवासी होगा। तो ये आपका आ गया पहली कंडीशन ही होगी इसको अपॉइंट करने की। दूसरा, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एडवाइस before the appointment of the governor the central government has to take advice। और गवर्नर के अपॉइंटमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस लेना होता है एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर की सलाह लेनी होती है ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। जो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जहाँ से गवर्नर आया है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पहले से सलाह मशवरा करना होता है, उसके बाद ही वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं? ये जो गवर्नर वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर भी गवर्नर के बारे में बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो क्वालिफिकेशंस क्या ज़रूरी हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं गवर्नर की पोस्ट के लिए? तो इसमें 2 क्वालिफिकेशंस आर मैंडेटरी। सब 2 क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, ज़रूरी फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। सबसे पहली कंडीशन तो ये है ही और शी इज़, ये सबसे पहला तो यही है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और सेकंड जो है ही शुड बी, उसकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो गवर्नर है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए और लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का। यानी ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर हो और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। तो ये 3rd कंडीशन है। एंड 4th कंडीशन है कि इफ़ ही और शी मेंबर ऑफ एनी हाउस। अगर मान लीजिए वो अगर किसी हाउस का मेंबर है तो उसको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा फ्रॉम द डेट ही और शी इज़ अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। उस डेट को जब उसे अपॉइंट किया जाए गवर्नर के रूप में तो उस डेट से पहले उसको अपना रिज़ाइन कर देना है अपनी पोस्ट से। कौन सी पोस्ट से रिज़ाइन करना है? अगर मान लीजिए वो किसी भी हाउस का मेंबर है तो उस पोस्ट से उसको रिज़ाइन करना है। ही और शी इज़ नॉट अलाउड, उसको अलाउ नहीं होता कि किसी भी ऑफिस या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो बैठा हो, या हम कह सकते हैं कि उसने कोई ऐसी ऑफिस को होल्ड कर रखा हो जो कि प्रॉफिट वाली हो। क्योंकि जब वो गवर्नर बनता है तो सिर्फ वो गवर्नर ही रहेगा, बाकी और कोई भी काम नहीं कर सकता। और इसमें पहले कंडीशन दे दी गई थी कि क्वालिफिकेशन के अंदर
कि जो गवर्नर है वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए जहाँ का उसे गवर्नर बनाया जा रहा है। तो ये 5 बातें हो गई हैं। पहला कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी एज जो है 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि वो मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर वो किसी हाउस का मेंबर है भी तो उसे अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट, उस डेट से जब कि वो गवर्नर के रूप में अपॉइंट होता है। पांचवा आपका ही और शी उसको अलाउ नहीं है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट वाले ऑफिस को होल्ड करे या उसमें भी वो काम कर रहा हो। देन फिर आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। गवर्नर को क्या सैलरीज मिलती हैं? एट प्रेजेंट द गवर्नर रिसीव्स अ मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख। और अगर हम देखें एट प्रेजेंट जो गवर्नर है उसको 1,10,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, INR, इंडियन रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही और शी इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री रेजिडेंस, उसको फ्री रेजिडेंस यानी रहने के लिए निवास फ्री भी दिया जाता है। ऑल सच अलाउंसेज, और वो सारे अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ उसको मिलती हैं विच हैव बीन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट्री लॉ, जो कि पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू डिसाइड किए गए हैं। तो यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से 10,000, 1,10,000 है मंथ पर। उसको रहने के लिए घर फ्री मिलेगा और भी अलाउंसेज और फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि पार्लियामेंट्री लॉ में दे रखी हैं या पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है। देन फिर आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ लॉ। इसके अंदर गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट एंड एक्सपेंसिव पावर ऑफ गवर्नर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने गवर्नर को बहुत सारी एक्सपेंसिव पावर दे रखी हैं। द पोजिशन ऑफ द स्टेट गवर्नर इज़ द सेम एज द प्रेसिडेंट इन द सेंटर। जो पोजीशन है स्टेट की गवर्नर के अंदर वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि प्रेसिडेंट की सेंटर के अंदर है। देयरफॉर बैरिंग सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों के अंदर जो पावर्स हैं बोथ ऑफ देम आर सेम, तो उनकी जो पावर है लगभग सेम है, जैसी प्रेसिडेंट की है वैसे ही गवर्नर की पावर होती है क्योंकि इनकी कंडीशन दोनों की सेम है। एंड एट दुर्गादास बासु, जो दुर्गादास बासु है उन्होंने कहा है कि इट्स सिनोफिस द पावर ऑफ द गवर्नर आर सिमिलर टू दोज प्रेसिडेंट्स एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर। तो जो दुर्गादास बासु हैं इन्होंने कहा है कि इनकी जो प्रेसिडेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है लगभग सेम होती हैं, किसको छोड़ करके डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर जो होती है वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। एंड पावर ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो ये कुछ पावर्स हैं। सबसे पहली जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर आती है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर द एग्जीक्यूटिव पावर, इसके अंदर आता है कि गवर्नर हु एक्सरसाइज देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। गवर्नर कोई भी काम करता है तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की मदद से करता है। ही और शी अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड किसकी एडवाइस पे करता है, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ही वो एडवोकेट करता है, ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, और साथ में वो एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है। तो यानी वो किस किस को कर रहा है, एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है। एंड ही इन कॉन्टेक्स्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जज, और अगर हम जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इन कॉन्टेक्स्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जज है या प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है तो वो गवर्नर की सलाह लेता है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर एक्सटेंड अप टू द सब्जेक्ट ऑफ मेंशन ऑफ स्टेट लिस्ट, और जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो लिखा होता है उससे रिलेटेड उसकी पावर होती है। जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने की पावर गवर्नर के पास होती है। रिगार्डिंग द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और जो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
ही और शी एक्सरसाइज हिज पावर, वो अपने पावर को यूज़ कर सकता है आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद वो कॉन्करेंट लिस्ट पर भी काम कर सकता है या उस कानून उस पर कानून वगैरह बना सकता है। ही और शी परफॉर्म द लॉ रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम कर तो वो उसके लिए कानून वगैरह बनवाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी कानून बनते हैं वो गवर्नर की सिग्नेचर के बगैर नहीं बनते हैं। ही और शी डिवाइड द वर्क बिटवीन द मिनिस्टर्स, और वो मिनिस्टर्स के बीच में काम को बांटता है। ही और शी हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके पास ये अधिकार होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर से रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उसके बारे में जानकारी उसको चीफ मिनिस्टर से मिलती है, तो वो चीफ मिनिस्टर से उसके बारे में जानकारी मांग सकता है। ही और शी कैन ऑल्सो आस्क द चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर से to present a personal decision of some ministers in front of entire cabinet, वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है जो भी या पर्सनल डिसीजंस प्रेजेंट अ पर्सनल डिसीजन या पर्सनल डिसीजन को प्रेजेंट करता है और सम मिनिस्टर्स कुछ मिनिस्टर्स के लिए इन फ्रंट ऑफ एंटायर कैबिनेट पूरे कैबिनेट के सामने। तो यानी कि वो अपनी बात को कह सकता है चीफ मिनिस्टर से या उसे पर्सनल डिसीजन डिस्कस कर सकता है कुछ मिनिस्टर से रिलेटेड जो कि पूरे कैबिनेट के सामने। देन फिर आता है आपका द गवर्नर मेक्स अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो गवर्नर है वो क्या करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ दिलाने का काम करते हैं। जब ये गवर्नर इनको शपथ दिलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद, पहले गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, उसके बाद ये इनको ओथ दिलाता है, शपथ दिलाते हैं ऑफिस और एलिगेंस की। एलिजेंस मतलब होता है इनको अपने काम को गुप्त रूप से करने के लिए और अपने काम के प्रति समर्पण रहने की भावना के लिए। और ही और शी एक्सेप्ट देयर रेजिग्नेशंस, और वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड कैन ऑल्सो रिमूव दैम, या उनको अपने पोस्ट से हटा सकता है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और साथ ही साथ में ये चीफ मिनिस्टर को भी उसकी पोस्ट से हटा सकता है। इसका प्रोसीजर होता है, लेकिन ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को भी हटा सकता है। देन सेकंड आती है इसकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने से रिलेटेड पावर, वो तो थी कानून को बनवाने की पावर, और ये कानून बनाने की पावर है। द गवर्नर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो गवर्नर है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत अभिन्न अंग है स्टेट लेजिस्लेचर का। एंड ही एंड शी हैज़ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद महत्वपूर्ण से लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। वो मीटिंग बुला सकता है लेजिस्लेचर की, यानी मीटिंग को बुलाने का काम, एंड मीटिंग को पोस्टपोन करने का काम, या हाउस को डिसॉल्व करने का काम, हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का काम, विच इज़ लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कि लोअर हाउस है लेजिस्लेचर का। तो ये काम करता है गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर है कि वो मीटिंग को बुला सकता है लेजिस्लेचर की, उसको पोस्टपोन कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। और क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, लोअर हाउस है लेजिस्लेचर का। अपर हाउस कौन सा होता है? अपर हाउस काउंसिल होता है। ही और शी प्रेसाइड अपॉन द फर्स्ट मीटिंग, ये सबसे पहले मीटिंग बुलाता है लेजिस्लेचर की आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जब हो जाते हैं उसके बाद ये पहली मीटिंग को बुलाता है। एंड ऑल्सो सेंड नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन देता है लेजिस्लेचर। देन फिर आता है गवर्नर्स कंसेंट इज मैंडेटरी। कंसेंट मतलब उसकी परमिशन या उसके सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं ऑन द बिल पर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है तो ये ज़रूरी होता है कि उस पर गवर्नर अपने सिग्नेचर करे। अगर गवर्नर ने सिग्नेचर नहीं किए तो वो बिल पास नहीं माना जाता। ही और शी कैन रिजेक्ट, जो गवर्नर है वो रिजेक्ट कर सकता है किसी भी बिल को और उसको वापस भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर रिकन्सिडरेशन के लिए, यानी उस पर पुनर्विचार करने के लिए। इफ़ लेजिस्लेचर पासेस दिस प्रपोजल फॉर सेकेंड टाइम, और अगर मान लीजिए
गवर्नर ने वापस किया बिल को, वापस भेजा कि उसमें वापस से रिकंसिडर किया जाए, और अगर लेजिस्लेचर ने वो प्रपोजल एज इट इज़ पास कर दिया सेकेंड टाइम में, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, देन तो गवर्नर जो होता है वो बाउंड हो जाता है, मतलब कि वो मजबूर हो जाता है कि उसको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ सम बिल्स, और कुछ जो बिल्स हैं उससे रिलेटेड केस के अंदर ही और शी कैन रिटेन दैम फॉर कंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। तो कुछ बिल ऐसे भी हैं जिसको कि वो कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है। इफ़ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बीइंग कंडक्टेड, और अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा हो, देन ही और शी कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट कर सकता था, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर। दिस ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू द, और ये जो ऑर्डिनेंस है वो इक्वल होता है लॉ फॉर्म बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेटस। दर्जे के रूप अगर मान लें हम देखें कि जो गवर्नर जो ऑर्डिनेंस पास करता है वो लेजिस्लेचर के अंदर बनाया हुआ कानून जो होता है उसके बराबर ही माना जाता है, उसको बराबर का दर्जा दिया जाता है। दिस ऑर्डिनेंस रिमेन्स इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 6 वीक्स, और ये जो ऑर्डिनेंस है वो 6 वीक तक इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि 6 हफ्तों तक उसको माना जाता है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जब तक कि लेजिस्लेचर की मीटिंग नहीं होती उसके बाद फिर उसको लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी होती है। इफ़ द लेजिस्लेचर रिजेक्ट दिस ऑर्डिनेंस बिफोर 6 वीक, और अगर मान लीजिए अगर अगर लेजिस्लेचर इस ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों से पहले रिजेक्ट कर दे, देन दैट ऑर्डिनेंस विल बी रिगार्डेड एज इनवैलिड, तो वो जो ऑर्डिनेंस है जो उसने अध्यादेश जारी किया है वो इनवैलिड माना जाता है। इनवैलिड मतलब कि अमान्य माना जाता है फ्रॉम दैट टाइम, उसी समय से जब लेजिस्लेचर उसको नहीं मानता है तब से। इन कॉन्टेक्स्ट टू सर्टेन सब्जेक्ट, और अगर हम कुछ सब्जेक्ट को लेकर देखें, द गवर्नर हैज़ टू टेक एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर पासिंग ऑर्डिनेंस, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें गवर्नर को एडवाइस लेनी होती है प्रेसिडेंट से उस ऑर्डिनेंस को पास करने से पहले। द गवर्नर नॉमिनेटेड सच पर्सन, और जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करता है ऐसे व्यक्ति को एज 1/6 पार्ट ऑफ द मेंबर 1/6 पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल के अंदर आपने देखा था कि 1/6 पार्ट जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है या गवर्नर नॉमिनेटेड करता है, तो 1/6 पार्ट के अंदर वो ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो किसी न किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ये भी आप पढ़ के आए थे ऊपर से। ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विसेज, इनके अंदर वो एक्सपर्ट होते हैं जिसको भी वो नॉमिनेट करता है। इफ़ ही कंसिडर दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, और अगर उसको ऐसा लगता है, अगर वो ऐसा मानता है या उसे ऐसा नज़र आ रहा है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया है प्रॉपरली तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, या कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, तो दैन ही और शी कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, तो वो इस कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। देन फिर आता है फाइनेंशियल पावर। द गवर्नर ऑल्सो possesses several financial power, गवर्नर के पास बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। विदाउट प्रीवियर परमिशन ऑफ द गवर्नर नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, बिना गवर्नर की परमिशन के कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है बिना गवर्नर की परमिशन से। ही और शी गेट द एनुअल बजट, और वही एनुअल बजट प्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर के अंदर विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट, बिना उसकी मर्जी के। नो डिमांड ऑफ एनी ग्रांट, कोई भी ग्रांट से रिलेटेड डिमांड को कंसीडर नहीं किया जाता है। नो डिमांड ऑफ एनी ग्रांट कैन बी कंसिडर्ड, द गवर्नर कैन ऑल्सो डिमांड द एंटायर एडिशनल, और जो गवर्नर है
कैन ऑल्सो डिमांड द एंटायर, वो डिमांड कर सकता है पूरा या एडिशनल और मोर ग्रांट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर, कि वो स्टेट लेजिस्लेचर है उससे उसको पूरी तरीके से उसको मान्यता दे दे। तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिमांड फॉर एंटायर एडिशनल और मोर ग्रांट्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर से वो या तो पूरा या एडिशनल और मतलब और ज़्यादा ग्रांट्स की डिमांड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर से। द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट रिमेन इन द हैंड ऑफ गवर्नर, और अगर हम कहें जो खजाना होता है स्टेट का वो गवर्नर के हाथ में होता है। देन फिर आता है आपकी जुडिशियल पावर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 161 आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, द गवर्नर कैन रिड्यूस, जो गवर्नर है वो रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है या चेंज कर सकता है पनिशमेंट को, और ग्रांट पार्डन या माफ़ कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि वायलेशन का चार्ज लगा हुआ है ऑफ द लॉ, जिसने कि कानून को तोड़ा है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति ने किसी कानून को तोड़ा है तो जो गवर्नर है अगर उसके पास वो व्यक्ति अपील करता है तो वो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, पोस्टपोन कर सकता है कुछ समय के लिए, या पनिशमेंट और बढ़ा सकता है या फिर उसको माफ़ कर सकता है। ही रिसीव्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और वही एनुअल रिपोर्ट स्टेट पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन और रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर जनरल regarding the account of annual income and expenditure of the state keeps them in front of legislature। और जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोलर जनरल की, तो वो उस रिपोर्ट को ये पाता है, और उसके बाद और ये जो रिपोर्ट होती है अकाउंट ऑफ एनुअल इनकम, या तो एनुअल इनकम से रिलेटेड होती है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है ऑफ द स्टेट, उसको वो लेजिस्लेचर के सामने रखता है। तो यानी कि जो SPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या जो कंट्रोलर जनरल है, ये जो भी अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं वो गवर्नर को देते हैं, और जो गवर्नर होता है उसको लेजिस्लेचर के सामने रखता है इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि पूरे साल कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुई, उससे रिलेटेड। If the governor feels that the state government is not functioning as per constitutional provision, अगर गवर्नर को ऐसा महसूस होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है या संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मतलब संवैधानिक तरीके से, प्रावधान से, देन ही और शी रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तो वो प्रेसिडेंट से रिपोर्ट कर सकता है उसकी स्टेट गवर्नमेंट की अबाउट द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेल हो रहा है स्टेट के अंदर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर रिपोर्ट, और उसके रिपोर्ट के बेसिस पर आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग द सेंट्रल कैबिनेट कैन बी रिकमेंडेड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, और जो सेंट्रल कैबिनेट है वो सलाह देती है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए उस स्टेट के अंदर। तो यही समझ आ रहा है कि अगर कोई सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर सही से काम नहीं करती है तो गवर्नर जो होता है उसका ये काम होता है कि वो प्रेसिडेंट को के बारे में सूचना दे, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो फेल हो रहा है उसके बारे में, और स्टेट के अंदर, और उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर ही वो रिपोर्ट तैयार करेगा, और जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देगा, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट रूल स्टेट पर लगाने के लिए कह सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। एज द गवर्नर इज़ द सुप्रीम चांसलर ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सुप्रीम चांसलर होता है स्टेट का, ही और शी हैज़ पावर, और उसके पास ये पावर होती है, हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द वाइस चांसलर ऑफ द ऑल द यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकता है या उनको हटा सकता है स्टेट के अंदर, एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर। स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो किसी भी वाइस चांसलर को हटा भी सकता है और उसको
अपॉइंट भी कर सकता है। तो ये गवर्नर की पावर आ गई, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो सुप्रीम चांसलर होता है, और इसी वजह से वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है, उसको हटा सकता है। किसको छोड़ करके? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके। देन फिर आती है मिसलेनियस पावर। मिसलेनियस पावर के अंदर अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन पावर, जितनी भी पावर्स ऊपर दे रखी हैं, इनके अलावा जो गवर्नर होता है उसके पास कुछ और भी पावर्स होती हैं। मिसलेनियस मतलब बहुत सारी उसके पास पावर होती हैं ऊपर वाली पावर्स के अलावा, जिसके अंदर पोजीशन ऑफ गवर्नर, क्या पोजीशन है गवर्नर की, और ये जो पोजीशन है वो आर्टिकल 163(1) कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163(1), आर्टिकल 163(1) के अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट दोज इश्यूज, उन इश्यूज़ को छोड़ करके इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नर एज मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन mentioned in the constitution is expected to act as per his or her discretion. All the other responsibilities of governor will be fulfilled by the assistance or advice of the state council of ministers with the chief minister as is its head. अब इसमें 163 जो आर्टिकल दे रखा है उसके अंदर कुछ इश्यूज़ को छोड़ करके, ऐसे इश्यूज़ को छोड़ करके जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मेंशन किया है और उसे आशा की है कि वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि वो अपने डिस्क्रिशन पावर को यूज़ कर सकता है अगर उसको जैसा उचित लगता है उस हिसाब से, और इसके अलावा बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नर की, वो जो गवर्नर है वो पूरी करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सलाह से। और अगर हम देखें एट प्रेजेंट ओनली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर। मैंने बोला एट प्रेजेंट जो जम्मू एंड कश्मीर या नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज़ कर रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर इसमें से हटा लिया गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट ही नहीं रहा है, वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये पोजीशन बता दिया कि क्या पोजीशन है गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर के अलावा। बाकी सारी चीज़ें जो भी काम वो करेगा वो एडवाइस पे करेगा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। आता है आपका Although the Constitution has not provided discretionary power to the governor, and according to the principle of constitutional form of government, he is expected to function as constitutional head. हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड नहीं की है गवर्नर को, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, और जो सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। येट सर्टेन एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ करके, या अगर ये अराइज हो जाती हैं इन विच द गवर्नर यूज़, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करता है। ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, मे वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मे बी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी एक हो सकती है जिस सिचुएशन के अंदर जो गवर्नर होता है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करता है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है? जैसे कि मान लीजिए सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करना एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई मेजोरिटी का लीडर ही नहीं है, कोई मेजोरिटी पार्टी ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो उस समय वो उसको अपॉइंट करता है तो उस चीफ मिनिस्टर के पास 6 मंथ का टाइम होता है कि वो अपनी मेजोरिटी को हासिल कर ले। अगर वो हासिल कर लेता है, मेजोरिटी पा लेता है, तो वो चीफ मिनिस्टर बना रहता है, अदरवाइज वो चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया जाता है या उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है वो। कॉलिंग और
पोस्टपोनिंग द सेशन, वो सेशन को बुला सकता है या पोस्टपोन कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। डिसॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को भी भंग कर सकता है। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकता है। सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज सकता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्या स्टेटस है स्टेट का, उसके रिगार्डिंग। सेंडिंग अ बिल, और साथ में ये बिल को सेंडिंग अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये जो भी बिल पास किया है स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है एडवाइस के लिए या उनकी सहमति के लिए। रिजेक्टिंग अ बिल और पास बाय द लेजिस्लेचर, वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया है। एंड सेंडिंग इट टू बैक, और उसको वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। रिटेनिंग अ बिल, और बिल को रिटेन कर सकता है प्रेसिडेंट के पास उनके कंसेंट के लिए बिफोर पासिंग द बिल। बिल को पास करने से पहले वो प्रेसिडेंट की भी सलाह ले सकता है, उनके भी सिग्नेचर ले सकता है बिल पर, तो उसके पास भी भेज सकता है। इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द अवर डिस्कशन, तो ये क्लियर हो जाता है ऊपर के डिस्कशन से, दैट ऑल दो गवर्नर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एक्चुअल हेड, हालांकि जो गवर्नर है वो एक्चुअल हेड नहीं माना जाता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यट ही इज़ नॉट द गवर्नर बाय नेम, लेकिन फिर भी वो गवर्नर नाम का नहीं है। ही इज़ सच एन ऑफिसर, वो एक ऐसा ऑफिसर है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये था पूरा आपका गवर्नर के बारे में, गवर्नर की क्या पावर्स हैं, कहाँ कहाँ पर वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकता है। तो जो मैंने पढ़ा है उसे पढ़ना है आपको। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।